दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड पीसीएस के लिए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी नैन सिंह रावत जी, पंडित नैन सिंह रावत के बारे में। और इस वीडियो में जो कुछ आप देखोगे उसके बाद कम से कम पीसीएस के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैंने पूरी किताब पढ़ करके ये वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। प्री मेंस या इंटरव्यू में यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा और आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये एकमात्र अवेलेबल फोटो है नैन सिंह रावत जी का, जो कि सर्वेयर थे सर्वे ऑफ इंडिया में और जाने जाते हैं अपनी तिब्बत की यात्राओं के लिए। लेकिन इनका ओरिजिन कहाँ से है? तो एक छोटा सा मैप जो मैंने क्लास में भी कराया है, जो लोग स्टूडेंट हैं उनको ध्यान भी होगा। तो आप जब पिथौरागढ़ जिलों में जाते हो तो वहाँ पे ना मिलम नाम की एक जगह है। मिलम इज इन जोहार वैली, जोहार घाटी में। उस जोहार घाटी में मिलम में एक भोटिया ट्राइब रहती है जिसको बोलते हैं शौका। भोटिया ना अपने आप को भोटिया नहीं कहते। अगर आप नैन सिंह की डायरी पढ़ोगे तो वो बोलते हैं भोटिया तिब्बतन्स को। सो तिब्बतन्स फॉर देम आर भोटिया। तिब्बतन इज इक्वल टू भोटिया। ठीक है। आज भी तिब्बती अपनी भाषा को तिब्बती भाषा नहीं कहते हैं, भोट भाषा कहते हैं। राइट। सो फॉर ऑल पर्पजेस, देयर पर्पजेस, दे आर राजपूत। अपने आप को वो राजपूत कहते थे। आज की डेट में हमने उनको भोटिया ट्राइब का एक टाइटल अलग से दे दिया है। एनीवेज, तो मैं मिलम की बात कर रहा था। मिलम से किसी समय पे उनके एंसेस्टर्स ट्रैवल करते थे या तो नीति मलारी की तरफ जो बद्रीनाथ के पास में है, माणा वगैरह, और नहीं तो वहां से नॉर्थ में तिब्बत, और तिब्बत से ट्रेड करके लाते थे। इनफैक्ट 1962 तक ये ट्रेडिंग भोटिया ट्राइब के द्वारा शौका और बाकी जो भी ट्राइब्स थी वहाँ आसपास में, मारछा तोलछा वगैरह, ये लोग जाते थे और वापस लेके आते थे, सामान लेके वापस आते थे। खैर, नैन सिंह का जन्म 1830 में हुआ था। उनके अपने हिसाब से राजपूत आइडेंटिफाई करते थे अपने आप को। अगर आप उनकी डायरी देखोगे तो बोलते हैं कि मैं 1192 में जब तराइन की लड़ाई हुई, बहुत सारे राजपूत उत्तराखंड में आ गए, उनमें से मेरे पूर्वज भी थे, ऐसा उनका कहना है। ठीक है। खैर, उनकी डायरीज से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। बाद में उन्हीं डायरीज के बेसिस पे एक किताब लिखी गई जिसका नाम है एशिया की पीठ पर। इस किताब को आपने याद कर लेना है, प्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। एशिया की पीठ पर किसने लिखी? शेखर पाठक नाम के एक हिस्टोरियन है, जो कि आजकल शायद आप दोबारा नाम पढ़ेंगे उनका, क्योंकि अस्कोट आराकोट यात्रा वो अभी करवाने वाले हैं। और दूसरा उमा भट्ट। तो शेखर पाठक और उमा भट्ट की ये पुस्तक है एशिया की पीठ पर, और ये उन्होंने नैन सिंह रावत जी के बारे में लिखी है। अगर कोई सर्वे चौक गया हुआ है तो सर्वे चौक पे अभी नैन सिंह की और एक सिकदर हैं, राधानाथ सिकदर, उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो हम थोड़ा सा कंटेक्स्ट जान लेते हैं कि नैन सिंह करते क्या थे। नैन सिंह बेसिकली जाने जाते हैं कि तिब्बत गए और वहाँ के मैपिंग, कितना कौन सी जगह ऊंची है, एक से दूसरी जगह के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इस मैपिंग से रिलेटेड डेटा उन्होंने इकट्ठा किया। इसके लिए वो जाने जाते हैं, सर्वेयर थे। तो ये सर्वे क्यों होते थे, मैप्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती थी? आपको पता है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी तुम्हारे लिए की गई। यानी कि बंगाल बिहार और उड़ीसा में तुम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, आप उसको ट्रीटी ऑफ प्रयागराज कह लीजिए, आपकी मर्जी। खैर, इस ट्रीटी के बाद कंपनी ने बोला कि भाई हमको स्टडी तो करना चाहिए, जहाँ पे हम रूल करने वाले हैं वो लोग कैसे हैं, उनकी ज्योग्राफी कैसी है, हिस्ट्री कैसी है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खोले गए। उनमें से एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था सर्वे ऑफ इंडिया, 1767 में। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सबसे पुराना साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। ठीक है। इट इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका काम क्या था? नंबर 1, मिलिट्री रिलेटेड। आज भी आप देखोगे ना, सर्वे ऑफ इंडिया में मिलिट्री के बड़े सारे लोग होते हैं। सर्वेयर जनरल कई बार मिलिट्री से आए हुए लोग होते हैं। तो ये पहले आर्मी के अंदर में आता था। इसका काम था मिलिट्री के हिसाब से नक्शे वगैरह तैयार करना, ताकि कभी अगर हमें युद्ध करना पड़े तो हमें पता रहे कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। दूसरा, ज्योग्राफिकल नॉलेज और एक्सप्लोरेशन, ये भी उनके शौक थे।
उस समय पे क्या हो रहा था, एक द ग्रेट गेम चल रहा था। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। ये भारत है, सबको पता है। यहाँ पाकिस्तान, जो कि पुराने समय में भारत के ही अंदर में आता था। ऊपर रशियन एम्पायर, और बीच में बहुत छोटा सा ये एरिया जिसको कहा जाता है वखान। ठीक है, तो रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में एक छोटा सा एरिया ही केवल बचा था। और ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो कि एक ऐसी चांस था कि रशिया ब्रिटेन पे अटैक कर देता। तो उसको लेकर के ब्रिटेन ने बहुत सारे अलग अलग काम किए। उसको बोलते हैं द ग्रेट गेम। पूरा 19th सेंचुरी में यही चलता रहा, मतलब 1820s 30s से शुरू होकर के 1900s तक ऐसे चलता रहा कि भाई कहीं रशिया अटैक ना कर दे, और हमारी फॉरेन पॉलिसी उसी के अकॉर्डिंग थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी उसी के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, तो ग्रेट गेम में चूंकि रशिया यहाँ सिंकियांग, इसको आज की डेट में जिनजियांग बोलते हैं, जहां वो उइघुर रहते हैं, जिनको चाइना बड़ा प्रताड़ित करता रहता है, तुर्किक पीपल है ये, और तिब्बत ये बीच में पड़ता था। चाइना थोड़ा कमजोर हो गया था, तो ब्रिटिश ने सोचा कि हमको बफर स्टेट बनाने चाहिए। आपको पता होगा यहाँ पे पंजाब नाम का एक बफर स्टेट हुआ करता था। ठीक है, वैसे ही उन्होंने तिब्बत, नेपाल, भूटान, इन सबको ना बफर स्टेट के रूप में रखा था। कभी रशिया अटैक करे तो बीच में ये लोग हों। लेकिन इस बफर स्टेट के बारे में जानना भी तो जरूरी है, और इसलिए उन्होंने यहाँ पे सर्वे करवाए। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रेट गेम। ठीक है, ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और अगर आप इंटरव्यू में बताएंगे तो जरूरी भी है। उसी के अकॉर्डिंगली ग्रेट टिग्नोमेट्रिक सर्वे किया गया। 50 साल ये सर्वे चला, 1802 से 1852 तक। इस सर्वे का एंड तब हुआ जब उन्होंने देखा कि दुनिया की सबसे ऊंची पीक कौन सी है। उनको पता चला दुनिया में सबसे ऊंची चोटी सागर माथा या माउंट एवरेस्ट है। जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, उसके नाम पे उसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया 1865 में। हाइट किसी को नहीं पता थी। एक 19 साल का इंडियन लड़का था जिसका नाम था राधानाथ सिकदर। इसने कैलकुलेशंस की, और कुल मिलाकर के उन कैलकुलेशंस के बेसिस पे उसने निकाला कि इसकी हाइट है 29,000 फीट। तो उसके सीनियर ने उसको बोला देखो यार 29,000 तुमने लिखा है, लोग कहेंगे राउंड ऑफ कर रखा है, तो मैं इसको 29,002 फिट कर देता हूँ। आज भी हाइट ना इसके आसपास ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगले कई सालों तक दिस हाइट ही गेव इन 1852। 1955 तक यही हाइट थी। 1955 में सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, 29,030-35 फीट ऐसा कुछ। फिर वो वही रही। अभी हाल में उसको अपडेट किया गया है, अब मीटर्स में एक्सप्रेस की जाती है 8,800 एंड अबाउट 49 मीटर्स, मतलब 8848 पॉइंट समथिंग है। इतने मीटर्स इसकी हाइट है, किसकी? माउंट एवरेस्ट की। खैर वापस आते हैं हम। इसी बीच सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून भी शिफ्ट हो गया, एंड दिस वाज द ईयर 1845। याद कर लेना, प्री में आ सकता है कि सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून कब शिफ्ट हुआ था। अच्छा, यहां नैन सिंह मिलम में पैदा नहीं हुए थे, मिलम के बाहर पैदा हुए थे। क्यों? क्योंकि उनके फादर ने कुछ ऐसे कांड किए थे कि उनको वहां से भगा दिया गया था। दैट इज अगेन डाइग्रेशन, वो मैं करना नहीं चाहता। कुल मिला के बात ये थी कि उनके फादर ने किसी मैरिड वुमेन को भी अपने घर में रख लिया था। ठीक है, तो सामाजिक बहिष्कार हुआ, दुनिया भर की चीज़ें हुई। कई सालों बाद नैन सिंह अपने गांव में वापस आ सके जब वो थोड़े से बड़े हो गए थे। और आने के बाद में उन्होंने बहुत सारे बिजनेस शुरू किए, जैसे कि चलो हिमाचल से भेड़ें खरीदेंगे और उनको तिब्बत के रास्ते ले आएंगे, लेकिन बीमारी लग गई, दुनिया भर के इश्यूज हुए। कुल मिलाकर के बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहा। तो फाइनली नैन सिंह को किसी ने बोला कि यार तू मास्टर की नौकरी कर ले, तुझे पढ़ना लिखना तो आता ही है। उस समय पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे। मेरी नानी के समय तक भी अगर आप 5वीं पास होते तो सरकारी स्कूल में मास्टर लगा दिए जाते थे। हुआ क्या था, 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, और इस वुड्स डिस्पैच के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्कूल खोले गए थे। एक स्कूल उन्होंने मिलम में भी खोला। क्यों? क्योंकि मिलम जोहार वैली का सबसे बड़ा गांव था, वहां से खूब ट्रेड होता था तिब्बत से। तो जोहार वैली का सबसे बड़ा गांव, वहां स्कूल खोला। और नैन सिंह को देखा कि थोड़ा पढ़ा लिखा है तो इनको वहां मास्टर लगा दिया। बोला भाई तू मास्टरी कर ले, पढ़ा। और उस समय चूंकि पढ़ाने वाले अधिकतर लोग ब्राह्मण होते थे, जिन्हें पंडित कहते थे,
तो इनको भी नाम मिल गया पंडित नैन सिंह। पंडित नैन सिंह मास्टर साहब बन गए। 2-3 साल उन्होंने खूब मन लगा के पढ़ाया। एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को बड़ी खुशी हुई कि इतने मन लगा के पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बोला धारचूला में नया स्कूल खुल रहा है, वहाँ भेज देते हैं तुमको। 1862 में इनको धारचूला भेज दिया गया। अब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल इनसे मिलने के लिए आया, तो पूछा भाई कैसा चल रहा है। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, पढ़ा लिखा दिया है, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख गए बच्चे। बोले ठीक है, अच्छा लग रहा है। बोले अच्छा तो नहीं लगता, सैलरी कम है। तो उन्होंने कहा शिक्षा विभाग की नौकरी में तो इतनी ही सैलरी है। आज की डेट में शिक्षा विभाग की नौकरी में खूब सैलरी, उस समय नहीं होती थी। तो नैन सिंह को बोला तुम एक काम करो, तुम सर्वे ऑफ इंडिया में चले जाओ, वहाँ पे अच्छी सैलरी है। यहाँ 25 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ तुमको 40 रुपये मिलेगा। तो नैन सिंह पैदल ही आए, वहाँ से पैदल चल दिए, देहरादून पहुँचे। दिस वॉज द ईयर 1863, जब उन्होंने देहरादून में एज अ सर्वेयर ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद उनको पूरी ट्रेनिंग हुई, टेम्परेचर कैसे लेना है, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं किसी जगह की, हाइट कैसे पता करनी है, ये सब चीज़ें। बॉइलिंग पॉइंट पानी का कैसे निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट से भी पता चलता है ना कि भाई एयर प्रेशर कितना है और उसकी हाइट कितनी, सारी चीज़ें उनको पता चल गई। अल्टीमेटली नैन सिंह इस तरह के वेश में तिब्बत में गए। तो आप देखो, ध्यान देना, इनके एक हाथ में क्या है, मुझे थोड़ा सा कलर चेंज करने दीजिए फिर मैं बताता हूं। तो एक हाथ में है माला, ठीक है, और दूसरे हाथ में क्या है, ये जो धर्म चक्र बोलते हैं ना इसको, ठीक है, धर्म चक्र। धर्म चक्र जिसका बुद्ध ने प्रवर्तन किया था। तो ऐसे घुमाते घुमाते ओम मणि पद्मे हुम बोलते बोलते हाथ में माला जपते हुए इनको जाना था। जैसे तिब्बतन मंक होते हैं, जैसे दलाई लामा टाइप के लामा होते हैं ना, लामा के भेष में इनको जाना था। बाय द वे ये दलाई लामा से भी मिलके आए, पंचेन लामा से भी मिलके आए, बहुत कुछ देखा। खैर ड्यूटी बड़ी डेंजरस थी। क्यों? क्योंकि अगर किसी को पता लग जाता कि नैन सिंह कौन थे तो उनको मृत्यु दंड की सजा मिलनी थी। तिब्बत में विदेशियों का आना अलाउड ही नहीं था। एंड दैट कंटिन्यूड टिल 1904, जब यंग हस्बैंड नाम था उसका, ठीक है, ही वॉज नॉट अ यंग हस्बैंड, यंग हस्बैंड का एक्सपीडिशन जाता है और उनको मिलिटरीली डिफीट करके तिब्बत को खोलता है। लेकिन तब तक तिब्बत में अगर कोई अंग्रेज पाया जाता तो मौत की सजा थी। अंग्रेज ही नहीं, अंग्रेजों के एजेंट भी नहीं जा सकते थे। इंडियंस में कुछ लोग जा सकते थे जो ट्रेडिशनली जाते थे, उनके भी इलाके बटे हुए थे, जैसे बुशहरी थे, लद्दाखी थे, अरुणाचल के कुछ लोग थे, सिक्किम के लोग थे, या फिर उत्तराखंड के कुछ लोग थे, कुमाऊनी वगैरह जो जाते थे। उनके भी स्पेसिफिक एरिया होते थे, वो बेचारे अपना ट्रेड करते थे, वापस आते थे। अब नैन सिंह को तो सब कुछ नापना था, नए नए यंत्र उनके पास में थे, तो उनको बहुत छुप करके और बहुत सावधानी से काम करना था। जैसे एजेंट होता है ना, सीक्रेट एजेंट 007, इनफैक्ट नैन सिंह का कोड था 001, पंडित नंबर 1, ठीक है। तो उनका भी अपना एक कोड था और उस कोड को लेकर के उनको उसी कोड में बात करते थे, उनको तिब्बत भेज दिया गया। अच्छा, तो उनको भाषा सिखाई गई वहाँ की, किस तरह का धर्म है, क्या बोलना है, कपड़े कैसे हैं, सीक्रेट पॉकेट्स कहाँ पे रखनी है। बुशहर एक जगह है, रामपुर कहते हैं, विक्रमादित्य सिंह जहाँ राजा है अभी मंडी में, है ना, हिमाचल में। तो वहाँ पे बुशहर के लोग चूंकि तिब्बत में ट्रेड करते थे, तो उनको बोला कि तुमसे कोई पूछे तो बोलना बुशहरी हो, जहाँ मौका मिले तिब्बती लामा बन जाना। अलग अलग तरीके से जैसे मौका मिले वैसे अपना बता देना। तो जैसे पिक्चरों में नहीं होता है, जेम्स बॉन्ड ने वेश बदल लिया, या मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज एकदम हुलिया बदल करके जाता है, वैसे ही ये भी थे, ठीक है। बहुत डेंजरस ड्यूटी थी। अच्छा, इनको एक माला दे दी गई, बोला तुमको नापना है तो ये है माला। अब माला कैसी होती है जपने के लिए, सबने देखी होगी, इस तरह की होती है ना, पूरे उसमें बीड्स होते हैं, 108, ठीक है, ऐसे फेरते रहते हैं लोग। 108 जब हो जाता है फिर दोबारा शुरू करते हैं पलट करके माला को। तो नैन सिंह को बोला गया भाई तुम्हारे में 108 नहीं 100 हैं, ठीक है, और तुम्हें अपने कदम एकदम मेजर करके रखने हैं। तो नैन सिंह को एकदम ऐसे चलना सिखाया, उसने ऐसे चलना सीखा कि अगर 100 कदम चले तो एक माला का बीड उसको आगे बढ़ा देना है, और पूरी माला जब फेर ली तो 10,000 स्टेप हो गए, दैट इज अबाउट 5 माइल्स। हर कदम 31.5 इंच का होना चाहिए, ठीक है।
तो वैसे ही चलते थे, पहाड़ों में भी एडजस्ट करके उस तरह से चलते थे कि हर कदम इतने का चले, 5 मील का, और इससे नियर एक्यूरेट डिस्टेंसेस कहाँ से कहाँ की कितनी है ये उनको पता लग जाती थी। खैर, पहला सर्वे उन्होंने 1865 में शुरू किया। 2 साल ट्रेनिंग हुई, काठमांडू गए। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, तब भी थी। काठमांडू में उन्होंने किसी से हेल्प ली, जिससे भी मौका मिला दोस्ती बनाई, पैसे वैसे दिए, कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से तिब्बत में घुस पाए। ठीक है, तिब्बत में घुसने के बाद धीरे धीरे वो ल्हासा पहुंच गए। काठमांडू से भी ल्हासा काफी दूर है, तिब्बत की कैपिटल है ल्हासा। ठीक है, रूल करता था दलाई लामा। कहाँ रहता था? उसके पैलेस का नाम था पोटाला पैलेस। आज भी वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी क्या है, चाइना के अंडर में है। तो ल्हासा पहुंच गए और वहां पे उन्होंने ल्हासा के कोऑर्डिनेट्स नोट किए। ल्हासा में आज तक कोई अंग्रेज नहीं पहुंचा था। उसके कोऑर्डिनेट्स नोट करके उसका एक मैप बनाया कि कैसे कैसे आराम से 2-3 महीना वहां पे रहे, और 2-3 महीना रुक करके फिर वापस आए। तो वापस आते समय उन्होंने जो मानसरोवर का एरिया है ना वो देखा। ठीक है, और वहां मानसरोवर के एरिया में उनको पता चला सतलज और सिंधु रिवर भी यहीं से निकलती है। तो मानसरोवर के आसपास 3 बड़ी नदियां निकलती हैं, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते थे? सांगपो। तो उन्होंने ये सारी चीजें नोट करी और बताई कि भैया ऐसा ऐसा है। अच्छा, ये सब चीजें जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह उन्होंने नोट किए थे, कई बार पोएम्स के रूप में रटते थे, कई बार सीक्रेटली उस इन्फो को ना नोट करके अपने धर्म चक्र में छुपा लिया बीच में कहीं पे। ऐसे स्पेशली उनका सेक्सटेंट, सेक्सटेंट क्या है? नापने वाला एक यंत्र होता है, एंगल्स नापने का। तो वो सर्वे का एक उपकरण होता है, टूल होता है, वो सब उन्होंने उसके अंदर छुपा के रखा हुआ था। तो तलाशी लेने में कुछ मिलता नहीं था। फाइनली जब उन्होंने इसको रिपोर्ट को प्रेजेंट किया तो रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी में, यूरोप में रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी लंदन में थी, 1830 में इस्टेब्लिश थी, बड़ी सोसाइटी मानी जाती थी। सनसनी फैल गई कि बताओ कोई तिब्बत जाके आ गया और उसने इतनी भयंकर रिपोर्ट दे रखी है, जो बना करके पढ़ करके लोगों को तिब्बत के बारे में इतनी सारी नई इंफॉर्मेशन मिली है, वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में। खैर, ये रिपोर्ट तिब्बत भी पहुंच गई, यानी तिब्बत वालों को भी पता चल गया कि कोई यहाँ आके नक्शा बना के गया है, और नैन सिंह के लिए खतरा बढ़ गया। फिर भी वो 2 बार और तिब्बत गए। सेकेंड सर्वे उन्होंने वेस्टर्न तिब्बत का किया। वेस्टर्न तिब्बत कौन सा पार्ट हो गया? जो इधर ही मानसरोवर और इधर से लद्दाख तक का एरिया है ना, उस एरिया में वहां गए। वहां के एरिया में उन्होंने देखा सॉल्ट और गोल्ड की माइंस हैं। पूरा उन्होंने नोट किया कि सॉल्ट कैसे बनाया जाता है वहाँ पे, गोल्ड की माइंस कैसे बनाई जाती हैं, कितने रुपए किलो गोल्ड है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, किस तरह की भाषा बोलते हैं। यारकंद गए, लेह गए, शिनजियांग गए। ठीक है, ये तिब्बत से भी लगे हुए एरिया, शिनजियांग, यारकंद। यारकंद जो है ना, शिनजियांग का ही एक टाउन है। ठीक है, इट इज़ इन, आप कह सकते हो तिब्बत से भी वेस्ट में, उस एरिया में वो गए, वहाँ पे सर्वे किया। और यहाँ तक इनकी डायरीज भी मिलती हैं, जिन्होंने इसने हिंदी में और हिंदी फारसी मिश्रित हिंदी में अपनी बातें लिखी हुई कि कैसे मैं कहाँ पे गया, क्या क्या बातें हुई, किस तरह के वहाँ पे लोग होते हैं, उनके कस्टम्स क्या हैं, सब कुछ लिखा है। तीसरा सर्वे उनका सबसे बड़ा था, 1874-75 का। लेह से शुरू किया। ठीक है, लेह कहाँ? भारत में है। ठीक, पैदल गए, वहां से पैदल ही चलते थे। उसके बाद से पहुंचे ल्हासा। ठीक है, और ल्हासा के बाद से अरुणाचल के रास्ते वापस आए। तो लेह से ऊपर ही ऊपर तिब्बत में ल्हासा, ल्हासा से अरुणाचल के रास्ते जब वापस आए, रास्ते में ये शिगात्से लिखा है और बाकी सारे जो ये नदियां वगैरह लिखी है ना, इन सब का उन्होंने वर्णन किया। तब लोगों को पता चला कि भाई साहब जिसको सांगपो कहते हैं वही दिहांग नदी है, और जो दिहांग नदी है ना वही ब्रह्मपुत्र है। तो सांगपो और ब्रह्मपुत्र एक ही नदी। लोगों को शक तो था, प्रूफ ये दिया हमारे नैन सिंह ने। ठीक है, खैर ल्हासा में उसमें वो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुके, क्योंकि पता चल गया था कि भाई नैन सिंह वहाँ पहुँच गया है और किसी चाइनीज़ को पकड़ लिया था उनके धोखे में, तो वो 2 दिन में ही वहाँ से निकल लिए। अच्छा, इससे ल्हासा से तवांग तक का एक नया रूट भी मिल गया कि ल्हासा से जब हमको भारत में आना है तवांग होते हुए आ सकते हैं, और वो रूट अंग्रेज़ों को बाद में बड़ा काम आया। ठीक है, अभी क्या रूट है? अभी फ़िलहाल हम यहाँ से जाते हैं। देखो भूटान है ना,
तो यहाँ पे दूसरा रूट है कैलाश मानसरोवर के लिए, पहला रूट हम बात कर चुके हैं एक पुराने वीडियो में। रिकॉग्निशन मिलनी ही थी तो सर्वे ऑफ इंडिया ने उनको एक गोल्ड मेडल दिया है। इसके अलावा रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी, जहां उनके इतने चर्चे थे, उसका पेट्रन्स मेडल या इसको विक्टोरिया मेडल भी कहते थे, एक सोने की घड़ी भी दी गई, लेकिन वो किसी ने चुरा ली, उन्हीं के एक चेले ने चुरा ली, उनको दोबारा वो नहीं मिली। पेरिस ज्योग्राफिक सोसाइटी ने उनको सम्मानित किया। इसके अलावा उनको 1878 में एक तमगा दिया गया, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। ये लंदन तो गए नहीं थे रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी से लेने के लिए, तो वो भी इंडिया ही भेजा गया। वायसराय ने बुलाया, लॉर्ड लिटन ने बुलाया, लॉर्ड लिटन के पास कलकत्ता में गए और कलकत्ता में उनको एक तमगा दिया गया, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर बनाया गया। 1000 रुपये की जागीर उनको मुरादाबाद में दी गई कि भैया 1000 रुपये साल का यहाँ से मिलता रहेगा, पेंशन तुम्हारी सर्वे ऑफ इंडिया की अलग है। तो उन्होंने पैसे वैसे ठीक ठाक कमा लिए थे अपने हिसाब से। एक रेंज कैलाश रेंज का एक पार्ट है, उसको नैनसिंग रेंज बहुत लंबे समय तक कहा जाता रहा। 1882 में खबर फैली कि नैनसिंग की डेथ हो गई है। उसी साल डार्विन की भी डेथ हुई थी। डार्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो उनकी ऑबिचुरी जब इंग्लैंड में छपी, सेम न्यूज़पेपर में नैनसिंग की 2.5 पेज की ऑबिचुरी छपी थी, जबकि डार्विन की आधे पेज की। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस तरीके से गिना जाता था। फाइनली 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया और उनके नाम पे एक स्टैंप ऐसा रिलीज किया। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। उनके फैमिली से बहुत सारे अलग अलग पंडित निकले थे। पंडित बाद में सर्वेयर्स को कहा जाने लगा। तो किशन सिंह, इसको राय बहादुर भी का टाइटल भी मिल गया था। कल्याण सिंह, मनी सिंह, तो इनके कजिन, भतीजे, ये सब लोग थे। ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट डायरिस्ट एंड साइंस राइटर्स इन हिंदी। 1860s में जब वो लिख रहे थे, उस समय भारत में डायरी लेखन का, साइंस राइटिंग का इतना चलन नहीं था। तो उन्होंने साइंस राइटिंग भी करी है। इनफैक्ट एक बुक उन्होंने लिखी है साइंस पे, जिसे अक्षांश दर्पण के नाम से जानते हैं। अक्षांश का मतलब होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, अक्षांश, सॉरी, लैटिट्यूड। तो अक्षांश दर्पण में किस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाला जाता है वो समझाया गया है। इस तरह की पहली बुक हिंदी में नैनसिंह ने लिखी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और पर्सनालिटी के साथ में। थैंक यू।